बायोलॉजी की इस क्लास के अंदर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाई वेटेज चैप्टर है, इसे हमें अच्छे से पढ़ना होगा। इससे पहले मैंने इसका 10 मिनट वाला वन शॉट वीडियो भी लाया हुआ था, जिसमें मैंने हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक सीजी बोर्ड का सिलेबस का टॉपिक मैंने डिस्कस किया हुआ था काफी अच्छे तरीके से। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। हर चैप्टर का मैं 10 मिनट वाला वन शॉट वीडियो लाऊंगा ताकि आप रिवीजन कर सके या ओवरव्यू ले सके। अब यहाँ पास हम स्टार्ट कर लेते हैं डिटेल लेक्चर। ये इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है, सो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है वो काफी लंबा चैप्टर है, बट हमें पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके काम आए। अब यहाँ पास देखो, इस चैप्टर में हाई वेटेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पास छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है और साथ ही यहाँ पास आने वाला है 5 नंबर का एक क्वेश्चन। अब ये 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको बेसिक चीजें तो थोड़ी सी पता होनी चाहिए, बाकी आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही देखना होगा। अब 5 नंबर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के अंदर में वो डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है, सो आपको पूरा का पूरा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर देखो अभी स्टार्ट करो, सो मैं बोलूंगा आपको थोड़ा तो यहाँ पास बेसिक चीजें पढ़नी चाहिए, थोड़ा सा आपको डीप में जाके पढ़नी चाहिए ताकि आप बायोलॉजी को फील कर सको। और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसे भाई जितना ज्यादा अनुभव करोगे फील करोगे उतना ज्यादा मजा आने वाला है। सो चलो मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से हर एक चीजें बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं वही लेके यहाँ पास आपको पढ़ाने वाला हूँ। सो एनसीईआरटी की मानिए तो यहाँ पास हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं बायोलॉजी इस चैप्टर के अंदर में। जो कि पहला टॉपिक है पुष्प। फूल क्या होता है ये हमें पढ़ना है। फूल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें बहुत सारे बॉडी पार्ट होते हैं, वो चीजें हमें पढ़नी है। और इसे आवृत बीजों का एक आकर्षण अंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो चीजें हमें यहाँ पास पढ़नी होगी। इसके बाद यहाँ पास है निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं, ये चीजें हमें पढ़नी है। उसके बाद जो तीसरा नंबर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो टॉपिक आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, दोहरा निषेचन। भाई जितना हो सके उतना स्टार लगा लो क्योंकि 2027 में ये क्वेश्चन आने वाला है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आने वाला है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो दोहरा निषेचन ही है, द्विनिषेचन ही है। सो भाई इसे जितना हो सके उतना स्टार लगा लो और बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके 5 नंबर पक्के हो सके। अब इसके बाद यहाँ पास निषेचन पश्च संरचना एवं घटनाएं हम पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट में छोटे छोटे टॉपिक्स बच जाते हैं जो कि है असंजनन और बहुबुड़ता, और भी कुछ टॉपिक्स है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पास पहला जो टॉपिक है पुष्प आवृत्त बीजों का आकर्षण अंग, यहाँ पास इस लेक्चर के अंदर में यही हम कंप्लीट करेंगे। पुष्प के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। पुष्प के हर एक बॉडी टॉपिक्स जो है, पार्ट जो है वो हम यहाँ पास देखने वाले हैं। पहले तो मैं आपको चैप्टर का डिकोड करके बता देता हूँ, चैप्टर का नाम मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब यहाँ पास आप देखोगे चैप्टर के अंदर में 2 चीजें आपको मिलेगी। सबसे पहले पुष्पीय पादप और फिर लैंगिक जनन या प्रजनन। अब यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल रहा होगा पुष्पीय पादप। क्या होता है पुष्पीय पादप, मैं आपको बता दूं, ऐसे पादप, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं उसे पुष्पीय पादप कहते हैं। साइंस बायोलॉजी में देखा जाए इसे आवृतबीजी एंजियोस्पर्म कहा जाता है। अब आवृतबीजी सुनते ही आपको यहाँ पास नाम आ रहा होगा पादप जगत का, क्लास 11 का तीसरा चैप्टर पादप जगत, एनिमल किंगडम, सॉरी प्लांट किंगडम। ठीक है, अब देखो प्लांट किंगडम में हमने 2 प्रकार के प्लांट पढ़े थे, कौन कौन से, क्रिप्टोगेमस और फेनोगेमस। अब क्रिप्टोगेमस के 3 प्रकार थे और फेनोगेमस के 2 प्रकार थे। अब यहाँ पर सभी प्रकार हमें नहीं पढ़ने, बस हमें पढ़ने सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म आवृतबीजी। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आधुनिक पादप है भाई, सबसे ज्यादा आधुनिक, जिसमें पुष्प भी पाए जाते हैं, फल भी पाए जाते हैं, आवरण भी पाए जाते हैं और हर प्रकार का जितना एडवांस आप देखते हो ना जिसमें फूल पाए जाते हैं वही होते हैं आवृतबीजी एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जाता हूँ, बस मैं आपको ऊपर से बता दूं, पुष्पीय पादप सिर्फ क्या है, एंजियोस्पर्म है, आवृतबीजी है, जिनमें पुष्प पाए जाते हैं वही पुष्पीय पादप है। सिंपल। अब देखो यहाँ पास लैंगिक प्रजनन भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये है जो आवृतबीजी हम पढ़ने वाले हैं, पुष्पीय पादप एंजियोस्पर्म जो पुष्प पढ़ने वाले हैं, पौधे पढ़ने वाले हैं, उनमें लैंगिक प्रजनन होने वाला है, वही हमें पढ़ना है। लैंगिक प्रजनन क्या होता है, प्रजनन का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें युग्मक बनते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो या प्लांट्स हो, जितने भी जीव जंतु होते हैं, अगर उसमें लैंगिक जनन हो रहा है 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक, दोनों का आपस में निषेचन होगा और निषेचन के बाद एक उत्पाद बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो फल और बीज बनेगा, यही अंतिम यहाँ पर प्रोडक्ट होने वाला है। सो वही चीजें हमें पढ़नी होगी। अब चलो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, आपको समझ में आ चुका होगा इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है।
अब सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पुष्प। फूल क्या होता है वो चीज़ हम देखते हैं, और इसे आवृत बीजों का आकर्षण अंग क्यों कहा जाता है। आवृत बीजी मैंने आपको बता दिया, जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, पुष्पीय पादप को ही आवृत बीजी एंजियोस्पर्म कहा जाता है। सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। हर एक लाइन यहाँ पर मैं आपको समझाते जाऊंगा ताकि आपका बेसिक जो है वो क्लियर होते जाए। अब यहाँ पर पुष्प को आखिरकार पुष्पीय पादप का आकर्षण अंग क्यों कहा जाता है। आकर्षण अंग का मतलब क्या होता है, ऐसे चीजें जो कि एक दूसरे को आकर्षित करे, मतलब कि भाई एक तरह से मनमोहित करे, ब्यूटीफुल लगे। सो भाई आपको तो पता ही होगा, जो फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, इसलिए इसे आकर्षक अंग कहा जाता है। अब देखो ये जो पुष्प होते हैं ना, ये ऐसे यहाँ पर क्या होते हैं, पार्ट होते हैं पादप के, जहाँ पर लैंगिक जनन होता है, यहीं पर बीज बनेगा, यहीं पर फल बनेगा, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट फल बनेगा। कैसे बनेगा चलो यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक एक पार्ट के बारे में बताएंगे, उससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पर नोट्स का मैं यहाँ पर लाया हूँ, और यही सारी चीज़ आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगी, बस एनसीईआरटी में लंबा चौड़ा लिखा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है सारी चीज़ें। आप पुष्प के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वस्तु है, और प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद को प्रकट करना यहाँ पर क्या भी है, शोक का प्रतीक है। अब देखो यहाँ पर आपको समझ नहीं आया होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, पुष्प जो होता है, फूल जो होता है, दो काम यहाँ पर करता है। सबसे पहले तो यार वस्तु की तरह काम करता है, दूसरा प्रतीक की तरह काम करता है, किसी चीज का प्रतीक का। अब वस्तु के लिए क्या क्या काम करता है, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, सौंदर्य विषय। सौंदर्य विषय मतलब सौंदर्य के लिए हम यूज करते हैं, मतलब सुंदर दिखने के लिए हम फूल लगाते हैं ना, तो यहाँ पर सौंदर्य विषय हो गया। आभूषणात्मक, जो लड़कियां होती है गजरे वगैरह लाती है, ये आभूषण के रूप में यहाँ पर लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पास है सामाजिक। सामाजिक का मतलब ये है, कोई नेता आता है तो हम उससे माले पहनाते हैं, उसके स्वागत करते हैं, तो ये सामाजिक तरीके से यहाँ हुआ। धार्मिक क्या है भैया, जब भी हम पूजा करते हैं, अपने भगवान को मानते हैं, कोई से भी भगवान हो, तो हम क्या करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पास क्या है, धार्मिक रूप में भी फूल का उपयोग किया जा रहा है, एक वस्तु की तरह। सांस्कृतिक के तरीके में भी यहाँ पास हम लोग क्या करते हैं, पुष्प को, फूल को वस्तु की तरह यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर वस्तु की तरह तो हमें समझ आ गया। प्रतीक क्या है भाई, प्रतीक के रूप में हम यहाँ पर यूज करते हैं कौन कौन से, प्रेम के लिए। आपको तो पता है, जब भी हम किसी से प्यार करते हैं तो इजहार करने के लिए हम फूल देते हैं, ये प्रेम का प्रतीक है। सो यहाँ पर प्रेम का प्रतीक दिखाता है। अनुराग क्या होता है, दुखी का प्रतीक। जब भी कोई किसी का डेथ हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फूल जाके देते हैं, ताकि हम यहाँ पर उसे बता सके कि दुखी का यहाँ पर क्या है, प्रतीक बनाया जाता है पुष्प को। इसके बाद यहाँ पर प्रसन्नता के टाइम भी हम पुष्प यूज करते हैं। विषाद, विषाद क्या होता है भैया, जब कोई कोमा में चला जाता है, मतलब कि दुख को प्रकट नहीं कर पाता है, वो चीजें के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, शोक वगैरह के लिए भी यहाँ पर प्रतीक यूज करते हैं किसका, पुष्प का। सो आपको ये चीजें समझ में आ चुकी है, पुष्प का कितना ज्यादा काम होता है। अब यहाँ पास और भी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक जीव विज्ञानी के लिए जो फूल है, आकार की, और यहाँ मतलब कि मॉर्फोलॉजी के लिए, और यहाँ पास भ्रूण संबंधी जो चमत्कार है, वो लैंगिक प्रजनन का स्थान होता है। देखो सिंपल से मैं आपको बता दूं, जो एक पुष्प का अध्ययन करता है, मतलब कि एक वैज्ञानिक जो पुष्प का अध्ययन करता है, वो देखता है एक ऐसे पादप को जिसमें पुष्प पाए जाते हैं, और ऐसा पुष्प जो भाई कलरफुल होता है, और वो सारे चीजें जितने भी यहाँ पर चेंजेस होते हैं ना पुष्प के अंदर में, वो सभी चीजें अपने काम के लिए करता है पुष्प। हाँ जी भाई, हमें लगता है कि यार ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, भगवान ने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया होगा। देखो हमारे लिए वो पुष्प नहीं बनता है, पुष्प अपने अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है, ताकि उसका प्रजनन हो सके, उसका काम चल सके। इसलिए वो अपने आप क्या करता है, मधुर बनाता है, मतलब कि एकदम खुशबूदार बनाता है, रंगीन बनाता है, ताकि जो कीड़े हैं ना वो आकर्षित हो सके और उसका काम कर सके। क्या काम करेगा वो आगे आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर आपको और भी चीजें पढ़नी है, और भी चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है, सभी फूल वाले पौधे जो है लैंगिक प्रजनन करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है पुष्प कृषि, जिसे हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं, वो चीज आपको याद रखना है। पुष्प का जो कृषि है, मतलब फूल लगाने की जो खेती होती है, फूलों की खेती, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इसके बाद पुष्प का अध्ययन क्या होता है, एंथोलॉजी कहलाता है। फल का जो अध्ययन है, पोमोलॉजी कहलाता है। जो पुष्प है वो क्या है भैया, रोमांतरिक प्रारोह है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये चीजें है एक बार पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर पुष्प, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, पुष्प पढ़ते हैं। पुष्प की संरचना हम देख लेते हैं। पुष्प की संरचना में आपको बहुत सारे यहाँ पास पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। पुष्प के काफी सारे पार्ट हैं।
अब मैं आपको एक-एक करके हर एक पार्ट बताता हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पास मैंने डायग्राम के थ्रू आपको लाया है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब देखो यहाँ पास लास्ट में आपको एक डंठल जैसी संरचना मिली होगी, जिस डंठल संरचना को हम कहते हैं पुष्पवृंत। देखो एक-एक पार्ट यहाँ पास मैंने निकाला है, ताकि आपको समझ में आ सके। देखो यहाँ पास आपको एक संरचना मिली होगी, इसको हम लोग कहते हैं पुष्पवृंत। पुष्पवृंत बोलते हैं, जिसमें यहाँ पास पकड़ने का यहाँ पास जगह मिलता है। मतलब पुष्प को जब हम पकड़ते हैं ना, तो पुष्पवृंत को ही पकड़ते हैं। अब यहाँ पास पुष्पवृंत के ऊपर में आपको एक फूली जैसी संरचना मिली होगी, फूला-फूला संरचना। ये जो फूला-फूला संरचना है, इस फूले संरचना को हम कहते हैं पुष्पासन। अब पुष्पासन क्यों कहते हैं? इसमें आपको 2 शब्द मिलेंगे, पुष्प और आसन। पुष्प क्या है? फूल है। आसन क्या है? ऐसे जगह जहाँ पास बैठा जाता है, जैसे मैं यहाँ पास चेयर में बैठा हूँ, सो ये मेरा आसन है। वैसे ही पुष्प जहाँ पास बैठता है, उसका आसन पुष्पासन कहलाता है। इसके बाद यहाँ पास आप ध्यान दोगे, जब भी आप पुष्प देखते हो, फूल देखते हो, जब वो कलिका अवस्था में होता है, मतलब वो खिला नहीं होता है, तो इसके ऊपर में यहाँ पास हरे रंग का एक आवरण होता है। जो हरे रंग का आवरण होता है ना, जिसको हम लोग पंखुड़ी कहते हैं, हरे पंखुड़ी कहते हैं, वो यहाँ पास पुष्पासन से ही जुड़ा होता है। अब पुष्पासन से जुड़ा हुआ ये जो हरे रंग की पंखुड़ी होती है, उसे हम लोग कहते हैं बाह्य दल। अब देखो सिंपल से मैं आपको बता दूं, ये जो बाह्य बल है, क्या ये सभी को बाह्य दल कहते हैं? नहीं। एक सिंगल यहाँ पर जो पंखुड़ी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। अब यहाँ पास तो आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे होंगे, 1 2 3 4 दिख रहे होंगे, इतने सारे हैं, तो क्या सभी को हम लोग बाह्य दल कहेंगे? नहीं, सभी को बाह्य दल नहीं कहेंगे, सिंगल को हम बाह्य दल कहेंगे और सभी को हम कहेंगे बाह्य दल पुंज। ठीक है? बाह्य दल पुंज किसे कहते हैं? जितने भी यहाँ पास बाह्य दल होंगे, उसका जो समूह होगा, उसे बाह्य दल पुंज कहेंगे। इसके बाद यहाँ पास देखोगे, ये जो बाह्य दल है, जो कि हरे रंग का होता है, इसके ऊपर में आपको रंगीन-रंगीन पंखुड़ियाँ मिलेगी। मतलब अलग-अलग कलर की क्या है? पंखुड़ियाँ मिलेंगी। उस पंखुड़ी को हम कहते हैं दल। अब सिंगल को दल बोलेंगे और पूरे समूह को क्या कहेंगे? दल पुंज कहेंगे। सिंपल था। पुंज कब लगाएँगे? जब समूह को डिनोट करना हो, तो पुंज लगा देंगे। अब इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ पुष्प की संरचना के बारे में। पुष्प का जो संरचना है ना, वो मेनली 4 चक्रों में बँटा होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पूछा जाए पुष्प की संरचना बताइए, पुष्प का डायग्राम बनाइए और उसके चक्र के बारे में बताइए। तो 4 मुख्य चक्र होते हैं पुष्प के अंदर में, जिसमें सबसे पहला चक्र है यहाँ पास बाह्य दल पुंज, फिर दल पुंज, फिर पुमंग, फिर जाइंट। यहाँ पास मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, बाह्य दल पुंज और दल पुंज, यहाँ पास मैंने बताई। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो 4 है ना, इसे भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। मतलब ये जो 2 है, बाह्य दल और दल पुंज, ये दोनों को हम लोग कहते हैं सहायक चक्र। और ये दोनों है, इसे हम लोग कहते हैं लैंगिक चक्र। ठीक है? अब सहायक चक्र और लैंगिक चक्र क्यों कहते हैं? सहायक चक्र वो चक्र होते हैं, जो कि लैंगिक जनन में सहायता करते हैं। और ये जो होते हैं आवश्यक चक्र बोल दो या लैंगिक चक्र बोल दो, ये जो है लैंगिक जनन में काम करते हैं। अब ये मदद करते हैं और यहाँ पास लैंगिक जनन होता है, यही मेन चीज़ें होती हैं। अब देखो ये कैसे मदद करेगी और इन दोनों का यहाँ पास खासियत क्या है? चलो मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। अब जैसे कि आपको मैं बताया कि दल और बाह्य दल, इनके समूह को दलपुंज और बाह्य दलपुंज कहते हैं। अब देखो ये जो दल होता है ना, ये सामान्य तौर पे बहुत ज़्यादा रंगीन होता है, मतलब अलग-अलग कलर के आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो अलग-अलग कलर है ना, वो क्यों होता है? क्योंकि जो कीड़े होते हैं, जो जंतु रहते हैं, उसे आकर्षित करने के लिए उसे कलरफुल बनाया जाता है। तो आप लिखोगे प्राणियों को आकर्षित करने के लिए ये जो है रंगीन होता है। अब बाह्य दल की बात की जाए, तो बाह्य दल जो होता है, क्या होता है? हरे रंग का होता है। कलिका अवस्था में क्या करता है? फूल को प्रोटेक्ट, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। आपको तो पता है ना, वो खिला नहीं है पुष्प, तो प्रोटेक्ट कैसे होगा? प्रोटेक्ट करने के लिए हरा आवरण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। इसलिए इसे बाहर का दल बोला जाता है, बाह्य दल कहा जाता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है। और ये जो है सहायक चक्र के अंदर में आता है। अब यहाँ पास कुछ चीज़ें और भी आपको पढ़नी है। सबसे पहली बात तो ये बाह्य दल पुंज है। ये क्या है? पुष्प का प्रथम चक्र होता है और ये जो है अधिकांश हरे रंग का होता है। मैंने यही चीज़ें बताई है। बस आपको जब भी पूछा जाए बाह्य दल पुंज क्या होता है, आपको लिखना है पुष्प का पहला चक्र होता है और ये हरे रंग का होता है और कलिका अवस्था में पुष्प को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद आपको पूछा जाए दलपुंज, दलपुंज के बारे में पूछा जाए, तो आप वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये दूसरा चक्र होता है, जो कि रंगीन होता है और क्या करता है? प्राणियों को आकर्षित करने का काम करता है। इसके बाद चलो मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। अब देखो यहाँ तक हमने पढ़ा, हमने क्या देखा कि यहाँ पास दल तक देखा। अब दल के ऊपर में आपको यहाँ पर से स्टार्ट होगा, कुछ इस तरह की संरचना आपको मिलेगी। ये जो संरचना है ना भाई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट संरचना होगी। इस संरचना को हम कहते हैं पुंकेसर। ये जो पुंकेसर है, ये पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है? पुष्प का नर भाग होता है, जिसे यहाँ पास 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पास आपको एक यहाँ पास संरचना मिलेगी, धागेनुमा संरचना, जिसे हम लोग तंतु कहते हैं। और तंतु के ऊपर में ऐसी संरचना मिली होगी, जो कि कुछ इस तरह से गोल-गोल संरचना है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं।
अगले वीडियो के अंदर में मैं आपको पुंकेसर और जो स्त्री केसर है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। पहले हम यहाँ पर पूरा पुष्प के बारे में पढ़ लेते हैं, हर एक टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, हर एक पार्ट पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पास आपको देखने को रहा पुंकेसर, पुंकेसर क्या है, नर भाग होता है। इसके बाद आपको यहाँ पास कुछ इस तरह से संरचना मिलेगी, कुछ इस तरह से संरचना मिलेगी। ये जो संरचना है ना, इस संरचना को हम कहते हैं अंडक या स्त्री केसर कहते हैं। अब स्त्री केसर जो अंडक होता है उसे हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर सब देख सकते हो, ये सबसे फूला हुआ भाग जिसे हम लोग अंडाशय कहते हैं, अंडाशय का जस्ट ऊपर भाग जो कि सक्रिय नली जैसी होती है इसे वर्तिकाग्र कहते हैं, और सबसे ऊपर वाला भाग जिसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये जो होता है जैसे हेलीकॉप्टर का एक जगह होता है जहाँ पर वो लैंड करता है, ठीक है, एयरपोर्ट जैसा, वैसे ही यहाँ पर जो है वर्तिकाग्र है। मतलब एक तरह से एयरपोर्ट का काम करता है कौन, वर्तिकाग्र। अब क्या इसमें लैंड होता है, क्या चीज इसे क्यों हम लोग एयरपोर्ट कहते हैं, वो चीज आपको आगे पता चलेगी। बस यहाँ पर आपको पार्ट के बारे में समझना होगा, बस आपको ये सभी नाम याद करने होंगे। अब मैं आपको एक एक करके वापस से समझा देता हूँ ये सभी पार्ट, ताकि आपका रिविजन हो सके। अब देखो यहाँ पर आपको सबसे नीचे वाला जो पार्ट मिलेगा, एक डंठल जैसी संरचना जिसे पुष्पवृंत कहते हैं। अभी जो पुष्पवृंत है वो थोड़ा सा ऊपर से फूला हुआ रहता है जिसे पुष्पासन कहते हैं, जहाँ पर पुष्प बैठा होता है। पुष्पासन से जुड़ा होता है बाह्यदल, और बाह्यदल के समूह को बाह्यदल पुंज कहते हैं। और बाह्यदल है उसके जस्ट ऊपर में हमें दल मिलता है जो कि रंगीन होता है, जो कि क्या करता है, कीड़ों को, जंतुओं को आकर्षित करने का काम करता है अपने काम के लिए। अब वो क्या काम है वो तो आगे ही पता चलेगा। अब ये जो दल है, ठीक है, दल के अंदर में आपको मिलेगा 2 प्रकार के मेन चीजें जो कि यहाँ पास सहायक चक्र के अलावा यहाँ पास आवश्यक चक्र का काम करते हैं। अब मैंने आपको बताया हुआ था यहाँ पर 4 चीजें, 4 चक्र बताया था। सबसे पहले बादल, फिर दलपुंज, फिर पुमंग और जायंग। ये पुमंग और जायंग क्या है भाई, आपने अभी तक तो बताया नहीं ये पुमंग जायंग क्या है। आपने बताया बहुत सारी चीजें, यहाँ पास आपने बताया अंडप बताया, पुंकेसर बताया, दल बताया, बाह्यदल बताया, लेकिन यहाँ पास आपने नहीं बताया कि ये पुमंग और जायंग क्या है। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताया था, यहाँ पास पुंकेसर और अंडा जिसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो पुंकेसर है, क्या पुंकेसर मैंने सभी को बोला, नहीं, मैंने सिंगल को बोला। ये जो आप देख रहे हो एक लाइन, इसे मैंने पुंकेसर कहा, तो भाई यहाँ पास तो बहुत सारे पुंकेसर हैं, तो क्या है, पुंकेसर का समूह है, तो पुंकेसर के समूह को क्या पुंकेसर कहेंगे, नहीं, पुंकेसर के समूह को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ पास कहने वाले हैं उसे पुमंग। हाँ जी भाई, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है। वहीं स्त्री केसर का जो अंडप का जो समूह है उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पास जायांग। तो आपने समझ लिया जायांग क्या होता है, पुमंग क्या होता है, और बाह्यदल क्या होता है, और दल क्या होता है। यही 4 मुख्य चक्र थे जो कि पुष्प का मेन पार्ट होता है। अब यहाँ पास मैंने बताया हुआ था, क्या मैंने बताया हुआ था, यहाँ पास मैंने बताया हुआ था पुमंग ये जो होता है नर भाग होता है, जायांग जो कि मादा भाग होता है, और ये जो होता है वो आवश्यक चक्र होता है जो कि लैंगिक जनन में सहायता करती है। अब आपको 4 चक्र के बारे में बताना होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर इसके काम मैं देख लेता हूँ, काम मैं आपको बता देता हूँ जो कि काम आएगा आपके, मतलब कि पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप लिख सकेंगे। अब देखो दलपुंज का यहाँ पास क्या है, दलपुंज एक पुष्प का क्या है, दूसरा चक्र होता है। ये यहाँ पास क्या है भैया, परागण की क्रिया में सहायक करता है, मतलब कि आकर्षित करने का काम करता है। और परागण की क्रिया आपने पढ़ी हुई है, आगे तो आपको पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर में। इसके बाद यहाँ पास पुमंग और जायंग की बात की जाए तो पुमंग क्या होता है, पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र होता है। यह एक क्या है, एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है, और पुमंग जो है पुष्प का नर भाग होता है। जायंग भी यही है भैया, देख लो, यह पुष्प का चौथा और आखिरी चक्र होता है। यह पुष्प की मादा भाग होती है, और जायंग एक से अधिक स्त्री केसर से मिलकर बना होता है, मतलब समूह को हम लोग यहाँ पास क्या कहते हैं, जायंग और पुमंग कहते हैं। इसके बाद यहाँ पास देखा जाए तो भाई खत्म हो चुका है क्लास। सो मैं आपको अच्छे से एक बार और बताता हूँ जो कि यहाँ पास हमने पढ़ा हुआ है, मतलब एक तरह से रिविजन कर लेते हैं। अब रिविजन में सबसे पहले बात आपको क्या करना है, आपको यहाँ पास क्या करना है, देख लो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो आपको ये जो मैंने यहाँ पास फोटो लगाया हुआ है इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना इसका नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल के अंदर में। आपको ये चीज़ अच्छे से पढ़ लेनी है, नोट कर लेनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पास मैंने बताया पुष्प के 4 चक्र होते हैं। अब चलो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ पुष्प के चारों चक्र के बारे में। अगर आपको पूछा जाए पुष्प की संरचना बताओ तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो भाई आपको क्या करना है, पुष्प की एक संरचना बना लेनी है। पुष्प की संरचना बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना लेंगे, मैंने आपको एक एक तरीके से यहाँ पास बताया हुआ है।